अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, देखें, इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर जो है मैंने एसेट लायबिलिटी कैपिटल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया एंड देन वी मूव टूवर्ड्स अकाउंटिंग इक्वेशन और इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ पे एसेट और लायबिलिटीज डिस्कस होते हैं कि वो क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है। और पास पेपर का रेफरेंस भी मैंने आपको दिया है। तो आगे चलते हैं। अब जो है इसके अंदर अगर मैं अकाउंटिंग डेफिनेशन की बात करूं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जी वी आर एट द लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक। अभी हम आइडेंटिफाई लेवल के ऊपर हैं, हमने एसेट लायबिलिटी कैपिटल को आइडेंटिफाई किया। अब बात ये कि अगर हमें ट्रांजेक्शन्स प्रोवाइड हो तो हमें ये भी रिकग्नाइज करना होगा रिकॉर्ड करने से पहले कि वेदर द आइटम इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मेरे पास एक एक्सरसाइज मैं आपको करा रहा हूँ और एक जो है मैंने रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे सॉल्ट अपलोड किया हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है जो चीज़ आ रही है, अब देखें यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वी पे। अब ये लिखा हुआ है इफेक्ट ऑन एसेट लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अब इसकी एप्लीकेशन जो है वो ये है कि अगर आप आपको कोई क्वेश्चन मिला है, कोई ट्रांजेक्शन मिली है, कोई जर्नलिटी लिखी है, तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप डील किस चीज़ से कर रहे हैं। सेकंड टारगेट जो आपका है वो ये है कि वो चीज़ इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। अब जैसे लिखा हुआ है वी पे अ क्रेडिटर 310 बाय चेक। अब इसके अंदर जो क्रेडिटर है वो आपकी लाइबिलिटी है और जो ये चेक है, चेक मीन्स बैंक और बैंक आपका एसेट होता है। अब आप कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे तो आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। और जाहिर सी बात है कि कैश दे रहे हैं या बैंक से पैसे दे रहे हैं तो वो भी डिक्रीज होगी। कैपिटल पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से लिखा हुआ है पॉट फिक्सचर्स 175 पेइंग इन कैश। तो इसके अंदर फिक्सचर्स भी आपका एसेट है और कैश भी आपका एसेट इन नेचर होता है। फिक्सचर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, आप उनको खरीद रहे हैं और पेमेंट आप कैश से कर रहे हैं। तो एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऊपर जिनी जो अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको दिखाई है, अगर फर्क करें मैं 55,000 16,900 की लाइबिलिटी और 38,100 को करूं, अब एक एसेट कम हो रहा है एक ज्यादा हो रहा है तो लाइबिलिटीज और कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन विल रिमेन इंटैक्ट, ठीक है। लेकिन अभी जो मेरा पर्पस है वो रिकॉर्डिंग की तरफ है, तो आप उस लिहाज से बात को समझ लें कि आप सिर्फ एसेट्स के साथ डील कर रहे हैं और एक एसेट इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद अगर आप चलें तो आपके पास लिखा हुआ है बॉट गुड्स ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है ऑन क्रेडिट। गुड्स का मतलब होता है स्टॉक, करंट एसेट, इन्वेंट्री, ठीक है। तो इन्वेंट्री आपका एसेट होता है, वो आपके पास इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इन्वेंट्री आपके पास इंक्रीज हो रही है, ऑन टाइम का मतलब ऑन क्रेडिट, तो वो जो है वो आपके पास लायबिलिटी है। तो आपके पास एसेट भी इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। ये इस वक्त का जो है इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। कैपिटल पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए कि द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस अनदर 1200 कैश इनटू द बिजनेस। अब इसका जो इजी पार्ट है वो है कैश के बिजनेस के अंदर कैश इन्वॉल्व हो रहा है, कैश आ रहा है, तो वो तो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ बच्चे आके फंसते हैं कि प्रोप्राइटर में कि सर बिजनेस में प्रोप्राइटर का स्टेक बढ़ रहा है तो वो भी तो एसेट है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देखें, प्रोप्राइटर जो है वो जब पैसे इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस में कैपिटल रेज होगा। इट्स अ ओनर लायबिलिटी टुवर्ड्स द बिजनेस, ठीक है। प्रोप्राइटर मींस कैपिटल। प्रोप्राइटर का मतलब होता है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन जो है वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो। इस वक्त ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो ट्रेडिंग बिजनेस में अगर ओनर कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और है, जे वॉकर लेंड्स द बिजनेस 2500 इन कैश। जे वॉकर इज द आउटसाइडर, देयरफॉर ही इज अ लायबिलिटी और कैश तो हमारे पास एसेट है, तो लायबिलिटी इंक्रीज एंड एसेट इंक्रीज, ठीक है। ये बात अब यहाँ पे जब आप इसको कर रहे हो, जब इस एक्सरसाइज को देख रहे हो इस वक्त, तो देखें आप ये भी देखें कि इन्होंने जो 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 बुक राइटर्स हैं उन्होंने कनेक्शन डेवलप किया है कि अगर आप पैसे इनसाइडर यानी कि ओनर से ले रहे हैं तो कैपिटल रेज होगा, और उसके फौरन बाद उन्होंने दिखाया कि अगर आउटसाइडर से ले रहे हैं तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको थ्रू आउट द पेपर हेल्प करेंगे, तो इसको जरा गौर से देखें। अ डेटर पेज एज 15 कैश। डेटर मीन्स अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट कस्टमर, ठीक है। जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं वो हमारे एसेट होते हैं, ठीक है। तो उनसे हमें पैसे आ रहे हैं तो वो तो कम हो रहे हैं लेकिन कैश जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट इंक्रीज एंड एसेट डिक्रीज, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन कैपिटल एंड लायबिलिटी।
वी रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग 90 टू अ सप्लायर हुज बिल वी हैव नॉट पेड। एक सप्लायर है जिसका ऑलरेडी हम पे उधार है, ठीक है, यानी कि उसको हम क्रेडिटर कह सकते हैं, ठीक है। उसका कुछ बिल, कुछ गुड्स हमने रिटर्न कर दिए, तो सबसे पहले तो हमारे पास से स्टॉक कम हो जाएगा, दूसरा हमारे पास से लाइबिलिटी कम हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपने जो है वो क्रेडिटर, जो कि आपकी लाइबिलिटी है, उससे आपने गुड्स लिए $1000 के, ठीक है। अब इससे पहले कि आप उसके पैसे उसको देते, आपने इस वक्त उसको $1000 देने हैं। अगर आपने उसको कुछ रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो क्या अब आप उसको वापस $1000 देंगे? नहीं, आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। नाउ यू नीड टू पे ओनली $9-10, ठीक है। तो यही चीज थी जो ऊपर इलेबरेट हुई है। उसके बाद है हमारे पास बॉट एन ऑफिस कंप्यूटर पेइंग 610 बाय चेक। once again is quite similar to the second one. The only difference between second one and the last one is that कि फर्स्ट वन सेकंड वन में कैश इवॉल्व है और यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व है, बट स्टिल एसेट इंक्रीज एसेट डिक्रीज, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये नीचे मैंने एक बुक का जो है वो रेफरेंस एक्सरसाइज है जो यहाँ पे वॉल्व कर दिया, और उसमें भी सिमिलर ट्रांजेक्शन्स हैं, और उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल में दी हुई है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकंड वन को पढूं, बाय इन्वेंट्री बाय चेक, तो वो बता रहे हैं कि देयर इज अ इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है, इंक्रीज इन एसेट, यानी एसेट है तो कौन सा एसेट है उसका नाम भी लिख दिया है, और डेजर्ट एसेट डिक्रीज, कौन सा एसेट डिक्रीज हो रहा है उसका नाम भी लिख दिया है, ठीक है। तो ये भी साथ साथ देख लीजिएगा, आसानी हो जाएगी। इसके साथ जब ये लेक्चर मैं अपलोड करूंगा तो मेरे पास ये ट्राई और सेल्फ की एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो, अगर आपके एग्जाम बहुत करीब नहीं है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको इसमें हेल्प हो जाएगी काफ़ी। इसमें एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस भी हैं और जो कि रेलेवेंट है, और इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। टाइम हो तो कर लीजिएगा, टाइम नहीं है तो फिर लेक्चर गौर से देख लीजिएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे फाइनली, अब हम जो है ना वो इस स्टेज से भी जब थ्रू हो गए, तो अब हम डबल एंट्री रूल्स और डबल एंट्री रिकॉर्डिंग पे आ जाते हैं। डबल एंट्री रिकॉर्डिंग इज अ फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेप, जो कि प्रैक्टिकल अकाउंटिंग है, यानी जहां से अकाउंटिंग प्रैक्टिकली स्टार्ट होती है, वो स्टेज जो है वो डबल एंट्री है। और जैसे मैंने कहा था कि डेफिनेशन को अगर मैं प्रैक्टिकली ब्रेक करूं, तो जो असल प्रोसीजर है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का, वो आपके पास ये है। आइडेंटिफिकेशन जो है वो आपको ट्रांजेक्शन लेवल पे करनी होती है। रिकॉर्डिंग स्टेज जो है वो डबल एंट्री से स्टार्ट होती है और एंड होती है टी अकाउंट या लेजर अकाउंट पोस्टिंग एंड क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो है वो प्रेजेंटेशन का पार्ट है, वो यानी यूजर जो भी अकाउंट्स आपकी कंपनी के रीड करेगा, बिजनेस के रीड करेगा, उसको ट्रायल बैलेंस और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट से डिसीजन मेकिंग करनी है, तो वो प्रेजेंटेशन पार्ट है। ये जो नीचे चार्ट आपके पास फ्लो बना हुआ है, ये वन बाय वन होगा, यानी ट्रांजेक्शन्स नहीं होगी तो डबल एंट्री नहीं होगी, डबल एंट्री के बगैर लेजर अकाउंट में पोस्टिंग नहीं जा सकती, लेजर अकाउंट की क्लोजिंग और पोस्टिंग के बगैर ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता, और उसके बगैर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं बन सकता। ये मैंने अपनी अकाउंटिंग जो डेफिनेशन है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर दिया है, और अब ये चेंज नहीं होगा। अब ये एक जो है, ये वो टारगेट्स हैं जो आपको मीट करने हैं। मैंने देखा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट टारगेट है जहां तक आपने पहुंचना है। ट्रांजेक्शन्स पे आइडेंटिफिकेशन तक आप जो है ऑलरेडी अपना ग्रिप कर चुके हैं। नाउ यू आर जंपिंग ऑन डबल एंट्री। डबल एंट्री करने के लिए डबल एंट्री रूल्स है। डबल एंट्री रूल्स आपके सामने लिखे हुए, इंक्रीज और डिक्रीज। अब ये किस तरह वर्क करते हैं? अच्छा, सबसे पहले आप देखें कि मैंने आपसे कहा था देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंट। तो 5 कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंट आपके सामने लिखे हुए हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैंने एक अलग कलर से लिखा है। क्यों? क्योंकि उसको अभी हमने डील नहीं करना, जस्ट उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। अभी आपने एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल पढ़ा है, उसकी तरफ फोकस करें, ठीक है। अच्छा, डबल एंट्री रूल कभी कभार याद करने में डिफिकल्ट होते हैं, और उसकी अलग अलग जो है ना वो मेथड्स स्टूडेंट से निकाले हुए, स्लोगन निकाले हुए कि उसको किस तरीके से याद करना है। मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि आप जो है वो एसेट को याद कर लें, खाली एसेट को हम रूल बना लें, ठीक है। अच्छा, ये इंक्रीज डिक्रीज, ये डेबिट क्रेडिट क्या है, ये समझना है। अच्छा जी, कहीं से क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जी डेबिट मीन्स इंक्रीज। नहीं जी, ऐसा नहीं है। डेबिट एंड क्रेडिट आर टू टर्मिनोलॉजीज,
और दोनों की दोनों के मतलब ना इंक्रीज होना है ना डिक्रीज होना है। इट टोटली डिपेंड्स व्हाट आइटम यू आर डीलिंग विद। मतलब ये कि अगर आप एसिड से डील कर रहे हैं और एसिड इंक्रीज कर रहे हैं तो एसिड डेबिट होंगे, और अगर एसिड डिक्रीज कर रहे हैं तो एसिड क्रेडिट होंगे। अब क्योंकि लायबिलिटी और कैपिटल दोनों के दोनों एसेट से अगेंस्ट है इन नेचर, ठीक है। अब ये दोनों तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो हमारे पास लायबिलिटीज एंड कैपिटल है, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये दोनों जो है वो सेम कैटेगरी है। मतलब लाइबिलिटी, सिंपल लाइबिलिटी इज आउटसाइडर लाइबिलिटी एंड इनसाइडर ओनर्स लाइबिलिटी इज अ कैपिटल, लेकिन इनकी नेचर सेम है एंड दे आर बोथ ऑपोजिट टू एसेट्स। तो आप इस तरह याद कर लें कि लाइबिलिटीज एंड कैपिटल जो है वो एसेट के ऑपोजिट है। जब आप इस तरह याद करेंगे तो आपको रूल में ट्रबल नहीं होगी, और अगर आपने ये शुरू के तीन याद कर लिए तो बाद के दो याद करना आपके लिए कोई ट्रबल नहीं है। चलें जी, शुरू करते हैं। अब क्योंकि ये लेक्चर में जो है वो जो जितने भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर होने वाले हैं या जो फाइनल अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो ये जो बीच वाली एक्सरसाइजेस हैं इनको अभी हम फोकस नहीं करते हैं। ये डेबिट क्रेडिट अकाउंट नेम की प्रैक्टिस करवाई गई है, इसको थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर कर देते हैं एंड वी जस्ट स्ट्रेट अवे जंप ऑन एक्सरसाइज 2.3। एक एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 2 से लूंगा ताकि आपको पता चल जाए एसेट लायबिलिटीज कैपिटल किस तरह रिकॉर्ड होते हैं। वैसे चलें, सबके लिए ही फायदा हो जाएगा, मैं एक एक्सरसाइज यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ये जो एक्सरसाइजेस हैं अकाउंट टू बी डेबिट एंड अकाउंट टू बी क्रेडिट, ये इसलिए डिजाइन की गई हैं कि जब आपके पास ट्रांजेक्शन्स आती हैं तो आपको ये पता करना होता है कि आपने इसमें से आप किस चीज से डील करें और आपने उसको लिखना क्या है। उसे हम कहते हैं हेड ऑफ अकाउंट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बॉट लैपटॉप कंप्यूटर ऑन टाइम फ्रॉम टाइमलेस लिमिटेड, यानी कि कंप्यूटर आपने परचेज किया है, कंप्यूटर इज योर एसेट और टाइमलेस लिमिटेड इज योर लाइबिलिटी। ऑन टाइम किससे लिया है? टाइमलेस लिमिटेड से लिया है। तो कंप्यूटर इज इंक्रीजिंग तो कंप्यूटर इज गोइंग टू बी डेबिट, तो अकाउंट टू बी डेबिट विल बी कंप्यूटर and timeless limit is a liability which is increasing and that need to be credit according to this rule। liabilities बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं। तो आप यहाँ पे टाइमलेस लिख लें। अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको लाइबिलिटी का नाम टाइमलेस लिखना है, ठीक है। एक तो कॉन्सेप्ट आपके पास ये डेवलप हो गया। आगे चलते हैं जी। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है प्रोपाइटर पेड क्रेडिटर बी बर्ड फ्रॉम प्राइवेट फंड। इसको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, थोड़ा सा फोकस जो है वो पहले आसान वालों पे कर लें। अ डेटर टी रॉ पेड अस बाय चेक। बाय चेक मीन्स बाय बैंक, हमें पे कर रहा है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हमारे पास। अब चेक को हम लिखेंगे बैंक, तो बैंक नीड टू बी डेबिट क्योंकि बैंक इंक्रीज हो रहा है, और टी रॉब एक कस्टमर है, एसेट है, कम हो रहा है, तो एसेट कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, वी नीड टू राइट डाउन टी रॉब। उसके बाद हमारे पास है रीपेड पार्ट ऑफ लोन फ्रॉम आईसेम्स इन कैश, ठीक है। रीपेड लोन, लोन का नाम क्या है? आईसेम। हम लोन को पे ऑफ कर रहे हैं, लोन का नाम आईसेम है, ठीक है। और जो एसेट हमारे पास से जा रहा है वो कैश है। तो अगर किसी को मुश्किल लगे तो कैश तो जा रहा है तो कैश कम होगा, एसेट होगा तो वो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा नाम हमारे पास बचा आईसेम्स। हमें लाइब्रेरी नहीं लिखनी, हमें आई लाइब्रेरी का नाम लिखना है एंड दैट नेम इज आईसेम्स। रिटर्न कंप्यूटर टू टाइमलेस लिमिटेड। अब आप ये देखें, इसको कनेक्ट करें अगर आप इस वाली ट्रांजेक्शन को इससे, तो ये बड़ा क्लैरिफाई आपके पास हो जाएगा कि दे आर कनेक्टेड। जब आप एसिड किसी से उधार पे ले रहे थे तो कंप्यूटर डेबिट और टाइमलेस लिमिटेड क्रेडिट हो रहा था, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई थी। आप अब कंप्यूटर वापस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर आपके पास से जा रहा है तो कंप्यूटर नीड टू बी क्रेडिट, और उसके बदले आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है तो आप टाइमलेस लिमिटेड को जो है वो डेबिट कर देंगे क्योंकि उससे लाइबिलिटी कम होती है। A debtor P bill pays us by check, this is quite similar to the C1, तो उसमें मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगेन वही बात हमें लिखनी है, बैंक में पैसे आ रहे हैं और अब हमें कस्टमर का नाम चेंज कर देना है, अब उसका नाम टी बेल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है बॉट अ वैन ऑन टाइम फ्रॉम टेंगल्स मोटर्स। मोटर वैन हमारा एसेट है, ठीक है, तो वैन इज नीड टू बी डेबिट। अब दूसरा नाम आपको टेंगल नजर आ रहा है तो डेफिनेटली दैट नेम नीड टू बी क्रेडिट, क्योंकि टेंगल जो है इज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है क्योंकि हम उधार पे ले रहे हैं। अब आ जाए जरा बी वन पे, ठीक है। अब बी पे क्या है कि लिखा हुआ है प्रोप्राइटर यानी कि ओनर पेड अ क्रेडिटर बी बर्ड फ्रॉम द प्राइवेट फंड। अब हुआ क्या है कि फर्ज करें कि ये आपका बिजनेस है
बिजनेस की एक लाइबिलिटी है $1,000 की। बिजनेस के पास पैसे नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटी जो है ना वो पे ऑफ कर दे। ठीक है, बिजनेस के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटी जो $1,000 की है उसको वो पे ऑफ कर दे। तो वो क्या करेंगे? अब कुछ नहीं कर सकते, लाइबिलिटी लाइबिलिटी स्टैंडिंग है। अब लेकिन ओनर ने क्या किया कि ओनर जो कि बिजनेस के अंदर एज ए कैपिटल जाना जाता है, ठीक है, उसने तंग आकर के वो लाइबिलिटी अपने प्राइवेट फंड से पे कर दी। ठीक है, अब ओनर को ये पैसे कौन देगा? तो ऐसे बात है, बिजनेस देगा। या इनडायरेक्टली आप ये कहें कि ये बिजनेस की लाइबिलिटी थी ना, जो कि ओनर ने पे कर दी है। तो इनफैक्ट एक्चुअली बिजनेस में ओनर ने अपने पैसे डिपॉजिट किए हैं एक तरीके से, और ओनर जो भी बिजनेस में प्रोवाइड करेगा उसकी वजह से बिजनेस के अंदर उसका कैपिटल स्टेक इंक्रीज हो जाएगा। तो व्हाट वी जस्ट नीड टू डू कि हमें हम वी विल क्रेडिट द कैपिटल, और बिजनेस की लायबिलिटी जो है, क्योंकि हमें बिजनेस की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, तो बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो तो डिक्रीज हो रही है क्योंकि उसको उसके पैसे मिल गए। तो बी वर्ड नीड टू बी क्रेडिट। और बिजनेस में एक लायबिलिटी खत्म हुई, वो कन्वर्ट हो गई इनसाइडर की लायबिलिटी से, हु इज द ओनर, और ओनर की लायबिलिटी नीड टू बी रिटन डाउन एज कैपिटल। ठीक है, एक तो ये अब आपको एक चीज समझ में आ गई। नाउ आप सीधा एक्सरसाइज पे जाते हैं और इसको जो है सॉल्व करते हैं। और हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है दिस इज जस्ट रिलेटेड टू एसेट एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल। इसमें हमें बताया गया है कि हमें एसेट लायबिलिटीज कैपिटल किस तरह लिखना है। ठीक है, चलें जी। अब ये हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है वो है हमारे पास ट्रांजेक्शन जो है वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड विद बिजनेस 62,000 इनटू द बैंक। यानी कि आपने बैंक में पैसे रखे हैं और अपना कारोबार स्टार्ट किया है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिजनेस को बैंक में पैसे मिले हैं, तो बिजनेस के लिए बैंक डेबिट हो जाएगा। बहुत से बच्चे यहाँ पे डीआर लिखते हैं एज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, उसका एक रूल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने डेबिट, ये डेबिट क्रेडिट कॉलम है, हमने डेबिट कॉलम में पैसे लिखे 62,000। उसके बाद एक बहुत कॉमन एरर हमें मिलता है कि इसी लाइन में यहाँ पे 62,000 बच्चों ने लिख दिया। नहीं, ये नहीं करना। आमने सामने होगा तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है। अब हमें क्रेडिट वैल्यू जो है वो इस कॉलम में लिखनी है। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री रूल जितना भी डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। अब जब आप देखें स्लाइटली के, जब टेक्निकली अगर आप देखें तो एक पैटर्न बनेगा सारी एंट्रीज का कि डेबिट की वैल्यू थोड़ी सी लेफ्ट है और क्रेडिट की राइट है। तो बजाय डेबिट क्रेडिट लिखने के आप जो है वो ये काम करें कि जो आप क्रेडिट आइटम है उसको स्लाइटली राइट करके लिख दें, तो दैट वुड बी एन इंडिकेशन कि सेकंड वाला जो आइटम है ये आपके पास क्रेडिट हो रहा है। तो बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। आगे चलें। उसके बाद हमारे पास सेकंड को लिखा हुआ है बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक। ठीक है, ऑफिस फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो एसिड इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। अब आप ऑफिस फर्नीचर या शॉर्ट फॉर्म में आप फर्नीचर लिख दें, एक ही बात है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्नीचर डेबिट। पैसे बाय चेक यानी कि बैंक से जा रहे हैं, बैंक कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा 3,700। थर्ड ट्रांजेक्शन हमारे पास है बॉट कंप्यूटर 1710 ऑन क्रेडिट फ्रॉम बीपीसी लिमिटेड। आप देखें यहाँ पे एग्जामिनर आपको एक थॉट दे रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या थॉट है हमारे पास? ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल हो गया, ठीक है, ये बात हो गई। ये जो दो हैं, ये दोनों के दोनों में हम नॉन करंट एसेट यानी कि एसेट परचेज कर रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है, एक में क्रेडिट पे ले रहे हैं और एक के अंदर जो है वो हम ये नॉन करंट एसेट लिखा है, दोनों नॉन करंट एसेट हम परचेज कर रहे हैं, ये एसेट परचेज कर रहे हैं। दोनों में एसेट डेबिट होंगे, लेकिन एक में बैंक क्रेडिट होगा क्योंकि आप पे कर रहे हैं, और एक में लायबिलिटी इंक्रीज होगी, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। तो वी नीड टू राइट डाउन थर्ड कंप्यूटर्स डेबिट एंड बीपीसी लिमिटेड क्रेडिट। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन है हमारे पास वो लिखा हुआ है बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक वंस अगेन, यानी कंसेक्टिवली तीन चार ट्रांजेक्शंस के अंदर एग्जामिनर इज जस्ट ट्राई टू टीच, इज ट्राइंग टू टीच यू, एग्जामिनर नहीं बल्कि ऑथर जो है वो ट्राई कर रहे हैं दैट यू लर्न हाउ टू रिकॉर्ड द नॉन करंट एसेट और एसेट। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वैन डेबिट, पे मेकिंग पेमेंट बाय बैंक, तो वंस अगेन एग्जामिनर ने आपको मेक श्योर किया कि जब आप बाय चेक पेमेंट करेंगे
तो यू नीड टू क्रेडिट द बैंक क्योंकि बैंक कम हो रहा है। उसके बाद ऑन 8th ऑफ वट एवर द मंथ इज sold some of the office furniture not suitable for the business for 450 on credit to D Bush and Sons। यानी कि आपने अपना फर्नीचर जो है वो सेल आउट किया। अब एसेट आपके डिक्रीज हो रहे हैं, एसेट डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। कितने में डिक्रीज किया है आपने एसेट्स को? 450 में। अब डेबिट क्या करें? अगर आपने कैश पे बेचा होता तो आप कैश लिखते, अगर बैंक में पैसे आए होते तो आप बैंक को डेबिट करते। लेकिन हमने ऑन क्रेडिट सेल आउट किया है तो हम जो है वो कस्टमर का नाम लिखेंगे। वी नीड टू राइट डाउन डी बुश एंड सन्स। ओके जी, ये डी थोड़ा सा ज्यादा डी बन गया एनीवेज। उसके बाद है हमारे पास 15th को पेड द अमाउंट गोइंग टू वीपीसी लिमिटेड 1710 बाय चेक। हमारी जो लाइबिलिटी थी ऊपर वीपीसी लिमिटेड के अगेंस्ट कंप्यूटर 1710 वो हमने पे ऑफ कर दिया। जब लाइबिलिटी जनरेट हो रही थी तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही थी। अब जब लाइबिलिटी आप पे ऑफ करेंगे तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी, लाइबिलिटी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो लाइबिलिटी वुड बी डिक्रीज बाय डेबिटिंग एंड बैंक नीड टू बी क्रेडिट क्योंकि हम बाय चेक पेमेंट कर रहे हैं तो वी नीड टू राइट डाउन बैंक बाय 1710। उसके बाद हमारे पास ऑन 23rd है रिसीव द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डी बुश एंड सन्स 450। इसी तरीके से जैसे हमने लाइबिलिटी पे ऑफ की है हमें भी हमारे पैसे मिल रहे हैं। तो ये जो डी बुश एंड सन्स है ये हमें हमारे पैसे दे रहे हैं तो हमारे पास बैंक में पैसे आ जाएंगे। जब बैंक में पैसे आ जाएंगे तो बैंक तो हो जाएगा डेबिट। और डी बुश का जो रिसीवेबल है, जाहिर सी बात है वो रिसीवेबल उनका इसलिए जनरेट हुआ था क्योंकि उन्होंने हमसे लोन पे चीज दी थी। अब जब वो अपना लोन पे ऑफ करें तो हमें उन्हें खत्म करना होगा, उनको खत्म करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे। तो बेसिकली उनका बैलेंस जो है वो पे ऑफ हो जाएगा। आप अगर गौर से देखें ये भी एक कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि डी बुश जो है वो पहले डेबिट हुए थे, जब वो क्रेडिट होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। क्रेडिट होंगे तो वो सेट ऑफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा उनका बैलेंस। उसके बाद हमारे पास है 31st को बॉट मशीनरी बाय चेक। तो मशीनरी नीड टू बी इंक्रीज क्योंकि वंस अगेन अब ये एसेट की इंक्रीज तो बहुत ज़्यादा हमारे पास आ गई है। मशीनरी डेबिट बाय 310 एंड बाय चेक मीन्स बैंक बैंक नीड टू बी क्रेडिट बाय 310। ठीक है। इस तरीके से ये हमने इस एक्सरसाइज में सीखा कि हाउ टू रिकॉर्ड एसेट एंड लाइबिलिटीज। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं ट्राई और सेल्फ क्वेश्चंस भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। और वैसे भी ये आप अगर किसी भी जगह आप नोट डाउन कर लें, ये आप फ्रैंकफुट अब मुझसे चाहें मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको फ्रैंकफुट के 2-3 वर्जन मेरे पास है भेज दूंगा। ये एक्सरसाइजेज जो इनिशियल लर्निंग है वो सारी फ्रैंकफुट से होती है। ठीक है। तो इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, ये आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास कैथरीन पोको में तो उसमें भी है। आपके पास अगर कोई और बुक है स्टैम्पसन की जो बुक है आपके पास जो रीसेंट बुक है उसमें भी ये ट्रांजेक्शन है। तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है। अच्छा, पास पेपर का रिव्यू एक छोटा सा देता चलूँ। एक सवाल हमारे पास लिखा हुआ था यहाँ पे और ये 2014 में सवाल है और ये बार बार 2-3 दफ़ा आया है, मैंने एक दफ़ा कॉपी किया है। बेसिकली ये सवाल 2-3 दफ़ा आ चुका है और 2-3 जगहों पे आ चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो अगर आपको मेरा लेक्चर याद हो तो इसमें यहाँ पे मैंने बताया था व्हाट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपके पास है आइडेंटिफाइंग रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग इकोनॉमिक डेटा, whereas a part of accounting recording is known as bookkeeping। तो इसी तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसको एक्सप्लेन करना है। और आई जस्ट नीड टू राइट डाउन, पहले बुक कीपिंग का पूछा है या अकाउंटिंग बता दें आप पहले।
Accounting is the systematic process of identifying, recording, and presenting economic data, whereas recording part of accounting is known as bookkeeping. ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ा था, तो ये एक 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये रिपीटेटिवली, बल्कि यहाँ तो 1 नंबर का है, अब ये 5-6 नंबर का आ रहा है। ठीक है। उसमें वो आपको ये बैलेंसेस दे देंगे, एंड दे विल आस्क यू टू राइट डाउन ईदर द ट्रायल बैलेंस और यू नीड टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। अब इसमें क्या करेंगे, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई एसेट लायबिलिटीज and you need to put into the accounting equation formula asset minus liabilities would be your capital। ठीक है। तो अगर इनमें मैं बात करूं क्या क्या चीजें, ये एसेट है। ठीक है। जाफर ट्रेड रिसीवेबल एसेट है। अदर पेबल्स आर द लाइबिलिटीज। बैंक क्रेडिट बैलेंस है। देखें, बैंक क्रेडिट का मतलब होता है कि ये ओवरड्राफ्ट है, ओडी है, तो दिस इज ऑल्सो लाइबिलिटी। 5% बैंक लोन इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। ठीक है। मोटर व्हीकल इज अ एसेट। ठीक है। अब आप यहाँ पे गए और आपने अकाउंटिंग इक्वेशन याद की, दैट एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको कैपिटल फाइंड आउट करना है, तो यू नीड टू मेक इट शिफ्ट एसेट माइनस लाइबिलिटी। और उसके बाद आपने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, ये वैल्यूज को लें, जितने भी एसेट्स हैं उनको ज़रा पहले लिख दें। ठीक है। एसेट्स जो हैं वो आपके पास पहले आ जाएंगे, 2850 +600 +4500, और उसके बाद सारी लाइबिलिटीज को माइनस कर दें। 200 -450 -4500। ठीक है। ये करेंगे, आपके पास आपकी कैपिटल वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसमें फिर लर्निंग जो है वो क्या है, आपकी लर्निंग ये है कि आपको बिल्कुल जैसा आप बुक में या कहीं पे भी किसी भी क्लास में जो आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते हैं, ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन है वो आपके पास उसी स्टाइल में आए। चीज़ वही होगी, उसका जो डिज़ाइन होगा वो चेंज हुआ हुआ होगा। तो यू नीड टू गो थ्रू इट। ठीक है। कैपिटल आपका 2800 है। ये एक और एक चीज़ आ गई है, इसी सवाल का एक और पार्ट जो है, जो कि डिफरेंट जगहों पे यूज होता है एरर्स के क्वेश्चंस में और बहुत सी जगहों पे, वो ट्रायल बैलेंस की फॉर्मेशन है। ये मैं उस वक्त करवाऊंगा जब हम 1-2 क्लास लेक्चर्स के बाद लेजर अकाउंट्स को फिलअप कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये यहाँ तक हम पहुंच गए। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू यही डबल एंट्री कंटिन्यू करूंगा, और इंशाल्लाह ताला उसको जल्दी से खत्म करके लेजर अकाउंट की तरफ आते हैं। थैंक यू।